Good evening and Om Sairam everyone. Welcome to 3-day class on नाड़ी ज्योतिष। आज का टॉपिक नक्षत्र। जिज्ञासु जी से रिक्वेस्ट है कि आज के टॉपिक की शुरुआत करें। धन्यवाद अनिरुद्ध भाई और डेस्टिनी स्टार का आभार व्यक्त करते हुए मैं आचार्य जिज्ञासु आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हूं और आज का एक सेंसेशनल और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नक्षत्र मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं ईश्वर का नाम लेके। तो आप सभी अपने अपने गुरु को प्रणाम कर लें और मैं भी अपने गुरु को प्रणाम करता हूं। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना और नक्षत्र की शुरुआत यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को मैं पहले ये बता दूं कि आज हम एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा नक्षत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्योतिष विद्या गुरु के द्वारा प्रदान की जाती है और गुरु इसमें मेजर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसलिए 27 नक्षत्रों में से हमने गुरु का पहला नक्षत्र पुनर्वसु के बारे में ये विचार किया कि गुरु के पहले नक्षत्र से हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। नो डाउट नक्षत्र की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है, मगर क्योंकि हमारा और आपका क्षेत्र जो है वो गुरु प्रधान क्षेत्र है, गुरु के ज्ञान से गुरु कृपा ही केवलम से ज्योतिष आती है, इसलिए हम आज आपके साथ गुरु का प्रथम नक्षत्र जो कि पुनर्वसु है उससे अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आप सभी के अंदर एक अत्यंत उत्सुकता होती है कि नक्षत्र क्या है, नक्षत्र के बारे में कैसे प्रेडिक्शन होता है, नक्षत्र की जानकारी से हम अपने ज्योतिष में की धार को और लोगों को अपनी प्रेडिक्टिव एबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस सवाल के जवाब में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आदिकाल में ऋग्वेद और वैदिक ज्योतिष के काल में राशि और भाव से पहले नक्षत्र के सामने से जब ग्रह गुजरता था और उन दोनों की कंबाइंड ऊर्जा को, यानी कि वैदिक समय में भारतीय प्राचीन ज्योतिष जो थी दैट वाज बेस्ड ऑन नक्षत्र सिस्टम, नक्षत्र पर आधारित ज्योतिष हमारा बेस है। उसके बाद चीजों को आसान करने के लिए राशियां और भाव की परिकल्पना की गई। तो अगर आप नक्षत्र की ऊर्जा को प्रॉपर तरह से समझ लेते हैं तो आपके पास ज्योतिष में वो दृष्टि आपको प्राप्त हो जाती है जो दृष्टि वाकई एक ज्योतिष के पास होनी चाहिए। अब नक्षत्र के बेसिक्स के बारे में तो हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सभी के पास नक्षत्र की बेसिक जानकारी होगी कि कैसे वो डेकोरेट होते हैं हमारे आकाश में। तो इस चीज पर हम आज अपना समय नहीं लगाएंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये सुन के कि आज नक्षत्र जो है पुनर्वसु कराया जाएगा, बहुत सारे लोग हैं जिनका नक्षत्र पुनर्वसु होगा वो तो हृदय से प्रफुल्लित और आनंदित हो गए होंगे, लेकिन बहुत सारे हमारे बेचारे ज्योतिष के जिज्ञासु और भाई बहन ये सुन के कि हमारा तो नक्षत्र चंद्रमा या हमारा लग्न तो पुनर्वसु में नहीं है तो हमारे लिए क्लास की उपयोगिता क्या कुछ कम है ना। अब हम आपको समझाते हैं, आपका चंद्रमा या लग्न भले ही पुनर्वसु में ना हो, बाकी तो आपके 8 ग्रह हैं वो भी पुनर्वसु में हो सकते हैं। चलिए हमने मान लिया कि आपका कोई भी ग्रह पुनर्वसु में नहीं है, तो क्या पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा आपके जीवन में असर ही नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। अब मान लीजिए आपका कोई भी ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में नहीं है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आज इस क्लास के बाद आप जो है ग्रह पुनर्वसु में ना होने के बावजूद भी ये जान जाएंगे कि आपकी कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र कैसे और कब प्रभावी होता है और कैसे आपको उसका रिजल्ट लेना है, ये भी हम आपको सिखा देंगे। तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि अगर आपका चंद्रमा या लग्न या आपका कोई मेजर प्लेनेट पुनर्वसु में नहीं है तो आपके लिए इसमें कुछ नहीं है, आपके लिए यहाँ पे सब कुछ है। ठीक है, तो अब कैसे है पहले यही आपको समझा देते हैं जिससे कि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहली चीज मोटा माटा ही मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे ले चल रहा हूँ, आपको 2-3 चीजें समझाऊंगा, उसके बाद आप ये समझ जाएंगे कि भले ग्रह जो है हमारा पुनर्वसु में नहीं भी है फिर भी हमें उससे कैसे प्रिडिक्शन करना है, पुनर्वसु नक्षत्र हमारे जीवन में कैसे मैनिफेस्ट करेगा। तो आइए देखिए, यहाँ पे बहुत तसल्ली से हमें सीखना है क्योंकि आज के ये 1.5 घंटे आपके जीवन में कोई दोबारा ले नहीं पाएगा। जैसे चक दे इंडिया में शाहरुख खान कहता है, तुम्हें अपने जीवन से में ये खुशी होगी कि तुमने नक्षत्र की क्लास अटेंड करी और नक्षत्र को एक नए तरीके से सीखने का प्रयास किया। ठीक है,
मान लीजिए आपकी 2 नंबर की कुंडली है, 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 यहाँ हो गया, या 9 हो गया, यहाँ 10वीं राशि, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1। ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है कि पुनर्वसु नक्षत्र के 3 हिस्से, एक चरण, 2 चरण और एक और चरण, यानी 1, 2 और 3, एक चरण यहाँ, ये पूरा कंबाइंड पुनर्वसु नक्षत्र है। ठीक है, ये पूरा पुनर्वसु नक्षत्र का ये मान होता है। ठीक है, 3 हिस्से, यानी पुनर्वसु नक्षत्र के 3 हिस्से जो है वो मिथुन राशि में आते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, और उसका जो चौथा चरण होता है पुनर्वसु का, वो आता है कर्क राशि। अब मान लीजिए आपका कोई भी ग्रह न मिथुन में है न कर्क में है, और ये कहीं पर भी पड़े 12 भाव में, 3 नंबर यहाँ पड़ जाए, 4 नंबर यहाँ पड़ जाए, 3 नंबर यहाँ पड़े, मिथुन राशि यहाँ पड़े, कर्क राशि यहाँ पड़े, मिथुन राशि यहाँ पड़े, कर्क राशि यहाँ पड़े, ये 3 और 4 कहीं भी पड़ जाए, उसमें कोई भी ग्रह नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पुनर्वसु नक्षत्र तो आपके चार्ट में है ना। आप बस इतनी सी बात है कि आपके चार्ट में प्रथम दृष्टा आपको मिथुन में और कर्क में जहाँ पे फैला होता है पुनर्वसु नक्षत्र, ये हो गया पुनर्वसु। ठीक है, नक्षत्र, वहां पे कोई ग्रह नहीं है, तो क्या पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा आपके चार्ट में या आपके जीवन में नहीं आएगी? ऐसा नहीं है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए इसमें कोई ग्रह नहीं है, सारे ग्रह इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है इस आदमी के, जिसका ये चार्ट है, उसके धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान, ठीक है, उसके छोटे भाई बहन के जीवन में इसके जरिए पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा आप डिकोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ पे और यहाँ पे मिथुन राशि और यहाँ पे कर्क राशि आती है, तो उसकी माँ के जीवन में और उसकी एजुकेशन के जीवन में प्लैनेट नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इन भावों में तो पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा विद्यमान रहेगी स्वाभाविक रूप से। मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, यहाँ पे भी कोई प्लैनेट नहीं है, और यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, तो ऐसे जातक के जीवन में भले पुनर्वसु में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन उसके जीवन में पार्टनरशिप में, स्पाउस में, ससुराल में, अकल्ट में, बीमा के क्षेत्र में, ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में, आयु के क्षेत्र में पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा विद्यमान रहेगी। तो अब आप लोग सब लोग प्रफुल्लित और आनंदित हो जाइए कि भले हमारा कोई भी प्लेनेट पुनर्वसु में नहीं है, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा तो हमको अपने उस कारतत्व, उस हाउस में, उस डोमेन में मिलेगी ही मिलेगी, और उसका प्रेडिक्शन हम सीख लेंगे। आई होप यू ऑल नाउ वेरी मच क्लियर अबाउट दिस थिंग। तो अब पुनर्वसु के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे अच्छे से, तब तक हमारा कोई भी काम बनेगा नहीं। नक्षत्र हमें कैसी नौकरी देगा, नक्षत्र हमें कैसी पत्नी देगा, नक्षत्र हमें कैसे भाई बहन देगा, नक्षत्र हमें कैसे विदेश यात्रा कराएगा, नक्षत्र हमें कितना धन देगा, नक्षत्र हमें कौन सी बीमारी देगा, ये सब जानने के लिए ये तो सेकेंडरी चीज है। उसको जानने से पहले कि पहले पैरासिटामॉल दर्द कैसे दूर करेगा, उससे पहले पैरासिटामॉल बनाना और खाने की विधि तो सीखनी पड़ेगी ना। तो इन सब चीजों से, नक्षत्र से जो रिजल्ट निकलने वाला है, उसको जानने से पहले ये तो जाने कि वो नक्षत्र है क्या, करता क्या है, कैसे होता है, उसकी पुरानी माइथोलॉजिकल स्टोरीज क्या है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे, आप उस नक्षत्र के बेस पे आप अपना रंग रूप, पैसा रुपया, धन दौलत, स्त्री पुरुष, माँ भाई बहन कुछ नहीं जान सकते हैं। ओके, चलो अब हम आपको आज जिंदगी में अपनी परंपरा में सिखाई हुई कुछ चीज आपसे डिस्कस करेंगे और आपको क्लियरली बता देंगे कि नक्षत्र को कैसे डिकोड किया जाता है। एक लाइन से अगर मेरी आपने आज एक एक बात बहुत ध्यान से सुनी, तो ये मेरा आपसे वादा है कि नक्षत्र को डिकोड करेंगे हम और आप मिलके। जैसे वो स्पेशल 26 में कहती थी ना कि हम और आप मिलके उखाड़ेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज, ज्योतिष के बड़े बड़े नियम हम और आप मिलके डिकोड कर देंगे आज। मेरा अपना व्यक्तिगत 20 साल का ये तजुर्बा और मेरी परंपरा का ये मानना है कि किसी भी नक्षत्र को जानने से के लिए उस नक्षत्र में पैदा हुए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मशहूर, सबसे प्रसिद्ध और सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति के बारे में अगर आप जान लें, उसकी लाइफ स्टाइल, उसने कैसे जीवन जिया, उसने क्या क्या किया, वो कैसे लोगों से मिला, वो कहाँ कहाँ गया, तो आप नक्षत्र की पूरा पोस्टमार्टम कर लेंगे और उस एनर्जी को, जो आज से 1000 साल पहले वो इंसान पैदा हुआ, उसको आज के समय में अगर आपको चेंज करना आ गया,
कलयुग में देश काल और पात्र के हिसाब से वो इवेंट लगाना आ गया, तो आज आपको कोई रोक नहीं सकता है नक्षत्र बेस्ड बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बनने से। ये मेरा आपको आशीर्वाद भी है, बड़े भाई होने के नाते सलाह भी है, और आज इस समय क्लास लेने के नाते आपको मेरा ये आशीर्वाद एग्जाम्पल से प्रूव करूंगा अपनी बात, अदरवाइज सिर्फ बात को कहने का कोई अर्थ नहीं। देखो, आपने सबने कई बार मेरे साथ कई क्लासेस की हैं, उसमें से आपने मेरे साथ एक इम्पोर्टेंट क्लास की थी, वो थी नवतारा चक्र। ठीक है, अब ये ध्यान करिएगा, अब हम जो कहने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना। पूरा नक्षत्र की फिलॉसफी एक लाइन में क्लियर करूंगा। पुनर्वसु नक्षत्र के जो सबसे फेमस व्यक्तित्व थे वो थे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। पुनर्वसु में जन्म लिया था, यानी अगर पुनर्वसु को जानना है तो जितना आप रामचंद्र जी के जीवन के बारे में अच्छे से समझ लेंगे और उसको ज्योतिष के सूत्रों में लगा लेंगे, उतने बढ़िया आप एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। अब मैंने कहा था मैं अपनी बात को प्रूव करूंगा। तो आप देखो, रामचंद्र जी का नक्षत्र था पुनर्वसु, तो रामचंद्र जी पुनर्वसु से जो पहले नक्षत्र आता है वो कौन सा होता है पता है कोई जना? अजय सर, सॉरी, मैं एक किसी को तो एक सेकंड के लिए अनम्यूट करूंगा, एक दो को। पुनर्वसु से पहले कौन सा नक्षत्र आता है? आप ही बोलो, आप लोग माहौल में बोल रहे हो, आप ही सब बताओ, आज आप ही बताओ। सब तो कोई आज सर को बोले तो आप सर की क्वालिटी तो देखो, आज आप सब हैंड डाउन के सर पे आज। चलिए सॉरी, मैं बताता हूँ। तो पुनर्वसु से पहले नक्षत्र आता है आर्द्रा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनो, पुनर्वसु से पहले नक्षत्र आता है आर्द्रा। और मैंने तुमको जब नवतारा चक्र पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था कि जो 12वां नक्षत्र होता है, यानी कि जो जन्म नक्षत्र से जो पीछे वाला नक्षत्र होता है, नवा नक्षत्र, वो होता है अति मित्र। अति मित्र यानी कि अगर किसी का जन्म पुनर्वसु में हुआ है तो आर्द्रा नक्षत्र उसके लिए अति मित्र होता है। ओके, अब देखना कैसे हमने इस बात को आज के समय में लगाएंगे। रामचंद्र जी पुनर्वसु नक्षत्र थे, तो उनका अति मित्र नक्षत्र कौन सा हुआ? आर्द्रा हुआ। और तुम सबको पता है आर्द्रा के देवता होते हैं रुद्र। आर्द्रा के द्वितीय है रुद्र, और रुद्र जो है शंकर भगवान है, और शंकर भगवान के रुद्र अवतार थे हनुमान जी। तो हनुमान जी ने रामचंद्र जी की हमेशा हर चीज में, हर मुसीबत में सहायता की, चाहे पत्नी की सुध लाने की बात हो, चाहे लक्ष्मण के लिए औषधि लाने की बात हो, चाहे कहीं पर भी कुछ भी। जब आई रावण उनको, राम लक्ष्मण को पताल लोक में ले गया तो हनुमान जी वहां से दोनों को लेके आए थे। तो यानी कि पुनर्वसु के लिए सबसे ज्यादा मित्र, अगर अब आप में से जो पुनर्वसु हैं वो गांठ बांध लो अपने जीवन में कि जिस दिन तुमको आर्द्रा नक्षत्र का कोई साथी मिल जाए, पार्टनर मिल जाए, सेवक मिल जाए, तुम्हारी जिंदगी उसी दिन बदल जाएगी। जैसे ही रामचंद्र जी को हनुमान जी मिले, उसके बाद सुग्रीव से दोस्ती भी हो गई, लंका विजय भी हो गई, और 2000 साल के अयोध्या में आके राज भी किया उन्होंने। तो ये है नक्षत्र की ताकत। अब इसको आज के मॉडर्न समय में, ये तो आपका जो कहानी है हो गया होगा, हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। आप सबने जो है स्टीव जॉब और जो है मार्क जुगनबर्ग का नाम सुना होगा, बताओ हाँ या ना? सिर्फ हैंड रेस कर दो, बोलना कोई नहीं। सबने स्टीव जॉब और मार्क जुगनबर्ग का नाम सुना है, हाँ या ना? ठीक, सुना है। अब तुम समझो, ये दोनों जो है बेचारे खट रहे थे, जिंदगी में संघर्ष कर रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, जीवन में कुछ था नहीं, नौकरी करें क्या करें। इसके बाद किसी ने इनको सलाह दे दी कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ, वहां पे एक बाबा नीम करौली का आश्रम है, कैंची धाम। ये दोनों पहले तो आए, एक आया, फिर एक ने दूसरे सलाह दी कि तुम्हारे जीवन में कुछ हो रहा है, तुम भी हिंदुस्तान जाओ। ये अपने जीवन से 6-7 महीने गायब रहे, खूब बेवकूफ बनाया गया, इंडिया में यहाँ घूमे वहां घूमे इधर घूमे, कुछ नहीं हुआ है मार्क जुगनबर्ग का, सॉरी स्टीव जॉब का। तो इसके बाद किसने बताया कि तुम वहां हिमालय की तरफ जाओ, नैनीताल में कैंची धाम। तब ये आए बाबा नीम करौली के पास, और तुम सब जानते हो बाबा नीम करौली जी साक्षात हनुमान का अवतार है। और तुम स्टीव जॉब और मार्क जुगनबर्ग की कुंडली उठा लो, दे आर पुनर्वसु डोमिनेटिंग पीपल, ये है। और उसके बाद करोड़पति बने ये सब, एप्पल खोल के और वो फेसबुक खोल के। ये है मैनिफेस्टेशन जो झूठ नहीं बोलेगा। कहने का मतलब ये है, ग्रह राशि कैलकुलेट करने में तुम गलती कर जाओगे, लेकिन अगर यहाँ पढ़ लिए 27 नक्षत्र जिस तरह हमने तुम्हें पढ़ाना है, तो जिंदगी में तुम्हारा प्रेडिक्शन, अगर तुम्हारी अकल थोड़ी भी चलती होगी तो जो बोल दोगे, जो हम इतने कॉन्फिडेंस, जब कभी कभी मूड में आते तो बोल देना कि जो बोलो वही हो रहा होगा, तो वो गुरु की कृपा है हमारे ऊपर भी और हमारे जरिए तुम लोगों के ऊपर भी। जो अगर सही कैलकुलेशन लगा के बोल दोगे ना, वही होएगा जीवन में अगले के।
और ये प्रूव कर रहा हूं मैं कि मार्क जुगन, अब तुम लोग उनकी कुंडली उठा लो तो देखो दे आर पुनर्वसु डोमिनेटिंग पीपुल, उनका मेजर प्लैनेट पुनर्वसु में है, ठीक है, जो उनको यहाँ तक ले गए हैं। तो ये है नक्षत्र की पावर। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पूरे आपको बहुत सारे किस्से कहानियों से हम इसको प्रूव कर देंगे। और ये एक नक्षत्र इसलिए उठाया क्योंकि गुरु का नक्षत्र है, पहला नक्षत्र है, रामचंद्र जी का है, तो शुरुआत कहते ना, आगाज अगर अच्छा है तो अंजाम भी हमारे इस नक्षत्र क्लास का बहुत बढ़िया जाएगा। तो चलो अब हम अपनी यात्रा को, ये तो एक खाली जस्ट टू इंक्रीज ऑल योर मोरल, और कहते ना फ्रेंड रोमन एंड कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर, कहते हैं ना जूलियस सीजर का, कि आप तुम सब मुझे अपने कान दो और मैं बोलूंगा और ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत कुछ क्लियर होगा आज तुम लोगों को, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज और मेरी परंपरा जो है नक्षत्र खतान्वेशियों की परंपरा है। हमारे गुरु का नाम था, टाइटल ही था नक्षत्र खतान्वेशी, ठीक है। तो नक्षत्र की कमांड, कहते हैं ना जैसे मछुआरे के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, तो हम लोग जो है नक्षत्र में ही पले बड़े हैं वशिष्ठ परंपरा में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले, अब ये तो हो गया एक जनरल डिस्क्रिप्शन, अब चलते हैं पुनर्वसु, इसका मतलब क्या होता है, इसका मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे ये काम करता है, फिर हर चीज को आज करेंगे हम लोग जाने पर। तो सबसे पहले पुनर्वसु को अंग्रेजी वालों के लिए बता देते हैं। पुनर्वसु दोबारा बसाना, यानी कि रेस्टोरिंग थिंग्स। अब आपने डिस्कवरी चैनल पे एक बार एक चैनल आता था जिसमें वो रेस्टोरेशन किंग, तो जब मैंने पहली बार वो सीरियल देखा जिसमें वो पुरानी चीजें लेके आते थे, उनको चमका के एकदम नया कर देते थे, उसमें एक हेनरी, एक 2-3 किरदार हुआ करते थे। रिस्टोरेशन किंग करके आता था, एक प्रॉन शॉप आता था, एक अमेरिकन डिगर आता था। तो ये जो रिस्टोरेशन वाले काम है, चीजों को दोबारा से स्थापित करना, दोबारा से बनाना, दोबारा से वैल्यू देना, दे ऑल कम अंडर द डोमेन ऑफ पुनर्वसु, ठीक। पुनर्वसु में आते हैं, तो ये साथ साथ सीखते चलो। अब पुनर का मतलब होता है एबिलिटी टू गेन, पुनः पुनः पुनः, और वसु का मतलब होता है, मतलब अगेन, पुनः माने अगेन, और वसु का मतलब होता है एबिलिटी टू गेन अगेन। तो ये समझ लो पुनर वसु, ये दो शब्दों से मिलके। अब यहाँ पे वसु का एक और मतलब होता है अष्ट वसु। तुमने सुना होगा कि अष्ट वसु होते हैं, उसमें कई अलग अलग नाम है। उसमें जो सबसे मेन है वो है बाहुबली पिक्चर के हीरो प्रभास, नाम है उसमें, वो नहीं है, मतलब प्रभास नाम के एक वसु थे जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। अष्ट वसु 8 भाई थे, ठीक है। तो उसमें से जो एक भाई थे उनका नाम था प्रभास, और बाकी 7 के नाम आगे पीडीएफ देंगे, उसमें आपको बता देंगे कि कैसे इनका मैंने। अब तुम समझो, पुनर्वसु की डीटी यानी देवी या अधिष्ठात्री देवी, या डीटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, देवता। देवता है अदिति, गॉडेस माता अदिति। अदिति जो थी वो देवताओं की, सभी देवताओं की माता थी, ठीक है। और विष्णु से अदिति को अवतार मिला था कि जितनी बार भी विष्णु का अवतार होगा वो अदिति के गर्भ से होगा, यानी कि अदिति के गर्भ से बार बार पुनर अगेन 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 देवता विष्णु जन्म लेंगे। तो जिस जन्म में, तो वही परशुराम बने, वही अलग अलग रूपों में जो है राम बने, कृष्ण बने। तो राम तो पुनर्वसु में थे, और कृष्ण को भी वसुदेव कहा जाता है। तो ये जो है पूरी कहानी चली आ रही है, और ये हर चीज में अदिति ने ही जब अलग अलग माँ के रूप में जन्म लिया, तब अलग अलग उनके ही गर्भ से बार बार विष्णु ने अवतार लिया। तो पुनर्वसु की एक बहुत बड़ी एनर्जी होती है दोबारा से जन्म लेना, ठीक है। अब समझ लो, अब आते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरी में, जिससे आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। एक बार वशिष्ठ के पास एक कामधेनु गाय, बहुत सुंदर, कुछ भी मांगो दे देती थी, पूरी इच्छाओं की पूर्ति करती थी। तो ये अष्ट वसु जो थे, ये 8 भाई थे, ठीक है। मैंने बताया 7 के नाम तो मैं आपको पीडीएफ में दूंगा। तो सबसे मेन किरदार उसमें है वो है प्रभास। तो प्रभास की पत्नी ने प्रभास को उकसाया, ये गाय ऋषि के पास क्या कर रही, तुम इसको लेके आओ, और ये बेकार में ऋषि क्या करेंगे इसका। तो पत्नी के लगाई बुझाई में जो उसको थोड़ा सा पुशअप करने के चक्कर में प्रभास ने अपने भाइयों के साथ प्लानिंग करी और वशिष्ठ की गाय चुरा ली, ठीक है। अब जब गाय चुरा ली और अपनी पत्नी के कहने पे, तो वशिष्ठ ऋषि ने जब अपनी योग विद्या से देखा कि मेरी गाय कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो जान गए कि वसुओं ने मेरी गाय चुराई है। तो उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया, अष्ट वसुओं को, कि तुम सब जो है पृथ्वी लोक में जाके जन्म लोगे, और पृथ्वी लोक में जैसे मानव पाप और कष्ट झेलता है वहां पे जन्म लेगा, क्योंकि तुम सब तो देवता हो, लेकिन देवताओं
होने के बाद भी तुमने इतने बड़ा पाप किया है, तो तुमको जो है दोबारा पृथ्वी पे जाओ, जन्म लो, और वहां पे जाके पृथ्वी लोग के जो चिन्ह है और पाप है और कर्म है वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। फिर उसके बाद उन वसुओं की उन्होंने बड़ी उनकी मिन्नत करी, अरे आप ऋषि हैं, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम 7 को तो माफ कर दूंगा, लेकिन इसने जो है अपनी पत्नी के कहने पे ये पाप किया है, तो इसको कभी पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, पत्नी के सुख से वंचित रहेगा हम समय अलग अलग जन्मों में। तो उसी के कारण तुम लोग इस बात को समझो कि जब श्री रामचंद्र जी का, पहली बात तो है कि इसमें 3 चीजें समझो। जब कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो पत्नी का मैटर अगर थोड़ी देर के लिए हटा दें, तो कृष्ण अपनी देवकी की 8वीं संतान थे। 7 वसुओं को कंस ने पटक पटक के मार दिया, तो वो 7 वसुओं को विश्वामित्र ने कहा कि तुम पृथ्वी पे जन्म तो लोगे, लेकिन तुरंत ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन इस प्रभास का नहीं होगा, क्योंकि इसने जो है अपनी पत्नी के कहने पे, गाय जो है ये सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी करने वाला था। तो तुम 7 को तो मैं चलो लिबर्टी दे सकता हूँ कि तुमने बड़े भाई के कहने पे ये कर लिया, तो तुम जन्म लेते ही तुम्हारा मुक्ति हो जाएगी, इसको पृथ्वी लोक पे जाके पूरा समय बिताना पड़ेगा। तो इसीलिए कृष्ण के सारे भाई जो पहले हुए वो अष्टवसु थे, बार बार जन्म ले रहे हैं ये लोग, देखो 9 में। तो इनको पहली बार वहां पे अष्टवसु के रूप में जब जन्म लिया, तो 7 भाइयों का कंस ने वध कर दिया, और कृष्ण को वो पूरा अदिति की गर्भ से जरूर पैदा हुए, लेकिन उसको वो मैनिफेस्टेशन भी उनको करना पड़ा। इसी तरह भीष्म पितामह वॉज ऑल्सो पुनर्वसु नक्षत्रा। तो भीष्म पितामह के भी गंगा ने शांतनु से ये शर्त रखी थी शादी में कि मैं कुछ भी करूंगी तो मुझे रोकोगे नहीं। तो उसने भी 7 बच्चों को एक एक करके गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा, अदिति, मदर गॉडेस, ये सब एक ही रूप है। तो माँ ने उनको लिबर्टी, लेकिन भीष्म पितामह जो प्रभास का रूप जन्म थे, उनको अल्टीमेटली पूरा जीवन स्त्री के बिना, स्त्री वियोग में। ठीक है, अब यहाँ पे प्लैनेट का भी रोल आता है कि रामचंद्र ये प्लैनेट ऐसे में थे, उनकी शादी हुई लेकिन स्त्री का सुख नहीं मिला पुनर्वसु होने का। तो ये सभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन समझो यहाँ पे जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, तो ये स्टोरी, इतनी स्टोरी बहुत कुछ बताती है। अब सबसे बड़ी बात है कि जैसे भीष्म पितामह ने अखंड प्रतिज्ञा ली थी, रामचंद्र जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम से सच बोलने की प्रक्रिया ली थी और सबका पालन करने की। तो इन सब प्रतिज्ञाओं के कारण अपने पिता की प्रतिज्ञा, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन बनाए। पिता के वो इतने ज्यादा ओबीडिएंट थे कि वो चाहते तो मना कर सकते थे, लेकिन ना, उन्होंने प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण कि वो हमेशा जो है अपने कुल की बात को मानेंगे, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। इन प्रतिज्ञाओं के कारण उनको जीवन भर कहीं न कहीं, कभी न कभी कष्ट हुआ। इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र वाले को बहुत सोच समझ के प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए। ये माइथोलॉजिकल भी है, और ये आज के जमाने में तुम सब लगा लो। लगाना तो तुम लोग ध्यान रखना, जब जब तुमने, क्योंकि धर्म पे चलने वाले होते हैं। क्यों? अब ये क्वेश्चन आता है कि धर्म पे क्यों चलने वाले होते हैं? तो धर्म पे इसलिए चलते हैं, अब यहाँ पे देवता नहीं लेंगे, अब हम यहाँ पे लेंगे स्वामी। तो पुनर्वसु का स्वामी जो होता है, लॉर्ड जो होता है, तो गुरु होता है। तो गुरु, आपको सबको पता है कि जुपिटर और गुरु की क्या फिलॉसफी होती है, क्या साइकोलॉजी होती है, क्या मेंटेलिटी होती है। तो जब प्रज्ञा, ज्ञान और विजडम का प्लैनेट स्वामी है पुनर्वसु का, तो इनको अपनी बात से हटेंगे नहीं। तो अगर प्रतिज्ञा लेनी है पुनर्वसु, तुम सबके लिए ये रेड अलर्ट है। अगर किसी, कहते हैं ना, हम जैसे तुमसे बोलते हैं कभी कभी कि थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ मत छोड़ेंगे, तो भैया प्रतिज्ञाबद्ध हुए ना हम, तो हम फिर मजबूरी, फिर तो तुम चाहे पढ़ो, चाहे तुम लोग कमजोरी करो, चाहे क्लास को खींचना पड़े, लेकिन तुम लोग को सिखाने का तो पर्पज हमें निभाना ही पड़ता है। तो इसी, लेकिन अगर हमारा पुनर्वसु हो, हमको ये बात नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारे लिए कभी ना कभी ये समस्या भी बन सकती है। तो तुम में से अगर जिसका भी पुनर्वसु हो, वो अच्छे से समझ लो ये बात कि प्रतिज्ञा लेने से पहले 10 बार सोच लेना, नहीं तुम्हारे गले में फंसेगी प्रतिज्ञा। पुनर्वसु का ये ट्रेट है। अब जैसे जॉब में तुम्हारा 10th लॉर्ड, अब देखो साथ साथ पढ़ाते भी चल रहे हैं जिससे तुम्हें मजा आए। मान लो तुम्हारा 7th लॉर्ड जो है पुनर्वसु में है, तो तुमने अपनी पत्नी से कह दिया कि आज के बाद शराब नहीं, कसम खाते हैं, जवान देते हैं, तो तुमको किसी मौसम में तुम फंस गए, कहीं सिचुएशन में तुम्हें शराब पीनी पड़ गई, तो तुम्हारा जो है नुकसान तय है। तो अगर जवान दो, प्रतिज्ञा दो, तो समझ के। पुनर्वसु में मान लो तुम्हारा जो है 10th लॉर्ड है, तो तुमने बॉस से कह दिया कुछ भी हो जाए इस बार का टारगेट जो है 80 लाख कर देंगे, तो तुम 80 लाख नहीं कर पाए तो मामला बिगड़ जाएगा। तो पुनर्वसु में जो भी नक्षत्र, जैसे मंगल है, तो तुमने प्रॉपर्टी के लिए तुमने कहा कि भाई साहब ये लो 5 लाख रुपया बयाना,
और 40 दिन में तुम्हारे 80 लाख दे देंगे। तो बस तुम फंसे। क्यों? क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है और तुम बयाना तो बड़े चैलेंज से तुमने बात तो बोल दी, प्रतिज्ञाबद्ध तो तुम हो गए कि आज 5 लाख रुपए बयाना पकड़ो, 80 दिन में मतलब 25 दिन में 80 लाख और दे देंगे। दे नहीं पाओगे अगर फंस गए तो ऐसा बात ही मत करो, ऐसा काम ही मत करो। ये अब तुमको एक और बढ़िया बात बताते हैं। तुम लोगों ने हमेशा जब भी मेरी क्लास अटेंड की होगी तो हम बड़े मजे से कहते हैं ना ये बात कि ज्योतिष भाग बताने से ज्यादा बनाने की विधा है। तो यहाँ भाग हम तुम्हारा बता नहीं रहे हैं, हम सिर्फ तुमको ये बता रहे हैं कि जो प्लेनेट तुम्हारा पुनर्वसु में है उसके डोमेन में प्रतिज्ञा ना बांधना। जैसे मान लो वीनस जो है वो नशे का कारक है, तो अब तुमने पुनर्वसु नक्षत्र में अगर तुमने जो है नशा छोड़ा या कसम खाई कि आज के बाद सिगरेट नहीं पिएंगे, तो तुमको झक मार के दोबारा पीनी पड़ेगी। क्योंकि पुनर्वसु है, तुम्हारा किया हुआ वादा तुमको कष्ट देगा। तो उसके लिए और नक्षत्र चुनो जिसमें कि वो काम हो जाए। तो अब लेकिन यहाँ पे एक दूसरा फायदा भी है, लेकिन जब 3 बार ये काम कर लो, 2 बार कर लो पुनर्वसु में, अब तुम्हारा 2 बार वीजा रिजेक्ट हो गया, मान लो 2 बार वीजा रिजेक्ट हो गया, तो पुनर्वसु लेकिन कभी ये नहीं कहता है कि तुम्हारा काम नहीं होगा, लेकिन तीसरी बार में होगा, दूसरी बार में होगा। तो अगर मान लो 2 बार तुम्हारा वीजा रिजेक्ट हो गया है और तुम तीसरी बार अप्लाई करने जा रहे हो, तो तुम पुनर्वसु वाला दिन चुन लो। जिस दिन पुनर्वसु नक्षत्र हो उस दिन तुम वीजा की एप्लीकेशन, तुम्हारा इंटरव्यू, तुम्हारा वीजा हो जाएगा। अब ये इतनी बड़ी बात ऑन ओपन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा कोई काम 2 बार ना हुआ हो, क्योंकि पुनर्वसु का मतलब होता है। अब इसका सिंबल पे आ जाओगे, कैसे कैसे इससे प्रिडिक्शन कैसे निकाला जाता है। पुनर्वसु का सिंबल होता है एक तरकश जिसमें तीर रखते हैं और एक बो एंड एरो पीछे खींच, तो ये जितना पीछे खींचोगे उतना आगे भागेगा। यानी पुनर्वसु के अंदर एक क्वालिटी होती है। अब कौन सा ग्रह है, अभी 9 के 9 ग्रह इसमें फिट कर देंगे, कोई भी ग्रह पुनर्वसु में ना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुनर्वसु की एक जनरल क्वालिटी है कि जितना पीछे खींचोगे उतना वो आगे जाएगा तीर। तो ऑब्वियस सी बात है कि पीछे आना ही पड़ता है आगे जाने के लिए। तो वीजा के लिए पीछे आना, 2 बार तुम आ गए। तीसरा अपॉइंटमेंट अपना जिस दिन चंद्रमा पुनर्वसु में हो, आने वाली डेट में हर 27 दिन में पुनर्वसु में आता है। और अगर वीजा की डेट तुम्हें चूज करनी पड़ जाएगी किसके दिन इंटरव्यू में आना है तुम्हें, तो तुम बाई डिफॉल्ट किसी भी तरह अगर पुनर्वसु वाला चुन लोगे, यू विल 100%। क्यों? क्योंकि 2 बार फेल होने के बाद पुनर्वसु इस बात की गारंटी है, रामचंद्र जी भले 14 साल के लिए चले गए वनवास, सब कुछ छोड़ के। अब यहाँ से एक और प्रेडिक्शन मिलता है, 32 साल की उम्र के आसपास रामचंद्र जी को पूरी तरह से फेमस हुए। यानी कि पुनर्वसु वालों का नॉर्मली कहा जाता है कि भाग 32 साल के बाद उदय होता है। 32 साल से पहले उनको पीछे ताकत लगा के, खींच के, मेहनत करके अपने आप को देश विदेश घूम के, श्रीलंका तक घूमाए बेचारे अपने आप को प्रूव करने के लिए। लोगों का दंड, मतलब एक बुरी हालत, एक सन्यासी, राजा होके सन्यासी, मतलब किंग टू, कहते ना बिल्कुल रैट टू रिचेस वाली बात हो गई। तो कहाँ अयोध्या के नरेश और कहाँ वन वन घूम रहे। लेकिन पुनर्वसु के साथ वालों साथ है, अपने 32 साल या थोड़ा देर से करियर की बुलंदी में पहुंचने से पहले वो उनको देशाटन, देश भ्रमण, लोगों को समझना, अलग अलग कल्चरों से मिलना, ये अवश्यगामी है। इसको तुम आज के टाइम में लगा लो। कोई मार्केटिंग सेल्स का बंदा हो, पुनर्वसु का प्रोमिनेंट हो, 10th लॉर्ड हो, लग्न हो, मून हो, तो उसको कहीं ना कहीं 32 साल से पहले घूमना ही है, लोगों से मिलना ही है, साउथ में जाके रामेश्वरम के दर्शन करने ही है, वहां जाके पूजा पाठ करना ही है, तब फिर आके उसको प्रोग्रेस मिलेगी। इसमें कोई शक भाई। हमने अपनी हर बात को मैं एक लॉजिकली और एक स्टोरी से कनेक्ट करके समझा रहा हूँ। अब इस पर भी आप लोग नहीं समझ पाए तो दैट विल बी अ वेरी डेंजर थिंग। अब इसमें एक और समझ लो, जो मैंने जैसे यहाँ पे बताया ना कि मिथुन में होते हैं 3 चरण और 1 चरण होता है कर्क में। तो मिथुन राशि में 2 प्रोमिनेंट तारे होते हैं, 2 प्रोमिनेंट तारे होते हैं, कैस्टर और एक पोलक। कैस्टर और पोलक याद कर लो अच्छे से, 2 ट्विंस, इनको ट्विंस स्टार बोला जाता है। मिथुन में 2 तारे होते हैं, जिसमें एक बोलते हैं कैस्टर और एक बोलते हैं पोलक। तो जो कैस्टर तारा होता है ये घोड़ों से संबंधित होता है, और जो पोलक तारा होता है वो मल्लयुद्ध, पावर, बॉक्सिंग से संबंधित होता है। तो मिथुन राशि में अगर तुम ध्यान दो, अगर तो मेरे जो पुराने स्टूडेंट है वो मुझे जानते हैं कि मैंने उनको बताया है ये द्विस्वभाव राशि है, इसमें डुअलिटी है। इसीलिए देखो पूरे पुनर्वसु नक्षत्र का मैक्सिमम पार्ट मिथुन राशि में, एक छोटा सा पार्ट कर्क राशि में। तो रामचंद्र जी का जन्म तो कर्क राशि वाले पार्ट में हुआ था, लेकिन मिथुन राशि ट्विन स्टार, कोस्टर एंड पोलक आर कॉल्ड द ट्विन स्टार। तो ट्विन स्टार होने की वजह से, और ये आप भी जानते हो कि ट्विंस का मामला जब आता है तो मिथुन राशि का
रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है। तो रामचंद्र जी के तो घर में दो दो जगह से ट्विन मामला था, भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी ट्विन थे और लवकुश भी ट्विन थे। तो इसका भी रिलेशन पुनर्वसु से जोड़ सकते हो तुम और जोड़ा भी जाएगा। ठीक है, इस पर अब जैसे इसमें एक बात और समझ लो, रामचंद्र जी पुनर्वसु थे, भरत पुष्य नक्षत्र में थे और लक्ष्मण और शत्रुघ्न अश्लेषा नक्षत्र के थे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग का अवतार थे। जैसे कृष्ण के जन्म में बलराम शेषनाग का अवतार थे, उसी प्रकार रामचंद्र जी के काल में जब रामचंद्र जी ने अवतरण किया पापियों धर्म की रक्षा के लिए, तो साथ में हमेशा शेषनाग भी आते हैं भाई बच्चे। तो आखिरी बार में ये हुआ था कि हर बार तुम बड़े बनते हो, पर हम बड़े बनेंगे, तो बलराम कृष्ण को छोटा बना दिया गया, बलराम को बड़ा बना दिया गया। ये शिकायत की थी शेषनाग ने। तो वो एक अलग कहानी है, वो जब हम अश्लेषा पे आएंगे तब उसको आपको पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ड्युअलिटी ऑलवेज, पुनर्वसु नक्षत्र में ड्युअलिटी के साइंस मिलेंगे। अब पत्नी भी तो हो सकती है, पत्नी नहीं भी हो सकती है, ये अलग अलग यहाँ पे थोड़ा सा रोल प्लैनेट का भी और उनके वर्गीकरण का और पिछले लाइफ के कर्मा कैसे मैनिफेस्ट किए। क्योंकि हम लोग भगवान नहीं हो सकते ना, एकदम भगवान जैसा जीवन तो नहीं जी पाएंगे। नहीं तो रामचंद्र जी और कृष्ण जो अपने जीवन में बचपन से बेचारे जेल में पैदा हुए हो, इतने कष्ट झेले, आप लोग नहीं उतने झेल सकते। तो अब आपकी जर्नी हजारों लाखों कई जन्म के बाद उसमें आज के समय के हिसाब से चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। ये मत डरो कि पुनर्वसु नक्षत्र वालों की सबकी शादी नहीं होती है, लेकिन ब्रह्मांडी ऊर्जा ये है, प्लैनेटरी ऊर्जा ये है कि कोई ना कोई चैलेंजेस या कष्ट हो सकते हैं और उसके कई कई रीजन भी हैं, वो आपको हम लोग साइड बाय साइड करते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है शुरुआती मेहनत के बाद ये बिलियनियर का नक्षत्र है, बहुत पैसे वालों का नक्षत्र ये होता है। अगर पुनर्वसु नक्षत्र सही से मैनिफेस्ट, जैसे मार्क जुगनबर्ग और एप्पल के स्टीव जॉब्स, इन सबकी तो बात हमने आपको बताई, लेकिन आप देखोगे कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं दे आर फ्रॉम द पुनर्वसु नक्षत्र। ठीक है, इसी प्रकार अदिति के बारे में थोड़ा सा इनकी डीटी के बारे में बता सकते हैं। अदिति जो है वो जग जननी है, पृथ्वी है, माता है। अदिति जो है देवताओं की माता थी। इसी प्रकार जो 12 सूर्य, सूर्य एक नहीं है, ध्यान रखना, सूर्य भी जो है 12 आदित्य हैं। सूर्य के जो 12 महीने होते हैं, हर महीने की सूर्य की ऊर्जा अलग अलग होती है। तो अदिति जो थी वो आदित्य की भी माँ थी, वसुओं की भी माँ थी, देवी देवताओं की भी माँ थी। तो मातृत्व यानी कि जब पुनर्वसु की देवी जो है अदिति है, तो पुनर्वसु के अंदर कितनी क्वालिटीज आएंगी ये आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पुनर्वसु नक्षत्र में आपका थर्ड लॉर्ड आ गया, आपकी कुंडली का तृतीय भाव का स्वामी पुनर्वसु नक्षत्र में आ गया और पुनर्वसु नक्षत्र की देवी या डीटी जो है अदिति है। तो आप थर्ड हाउस रिश्ते में क्या दिखाता है? आपको थर्ड हाउस दिखाता है छोटे भाई बहन। तो आप, क्योंकि आपके छोटे भाई बहन थर्ड हाउस का लॉर्ड पुनर्वसु आपके चार्ट में पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है, तो आप अपने छोटे भाई बहन की हिफाजत, केयरिंग, ख्याल रखना माँ के समान, अदिति माँ के समान करें। ठीक है, इसी तरह कई बार माता भी होती, तो माता का भी क्या, माता तो वैसे माँ है, लेकिन हम अपनी माँ का माँ की तरह ख्याल रखते हैं, मतलब वो तो रखना ही है, रखना, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। तो पिता आ गए तो पिता का भी ख्याल, पिता की सब जरूरतें, खाना पीना, कई लोग बच्चे अच्छा जो करते हैं कि यार इसने तो अपने पिता को अपनी माँ की तरह संभाला हुआ है, मतलब अगर जरूरत पड़ जाए ओल्ड एज में तो पिता अगर मान लो डायपर पहनने की जो नौबत आ जाए तो वो काम भी बेचारे वो बच्चे कर देते हैं। ठीक है, पत्नी आ जाए, पत्नी का प्लान यानी 7th लॉर्ड पुनर्वसु में आ जाए, खराब और अच्छा तो वो तो बात की बात है कि हम यहाँ पे क्वालिटी कैसे देख रहे हैं। क्योंकि 7th लॉर्ड आ जाए तो पुनर्वसु में तो ये भी हो सकता है कि पत्नी दूर चली जाए, लेकिन अगर दूर नहीं भी जाएगी तो अगर और प्लानिटरी पोजिशन अच्छी है तो, क्योंकि अदिति है, अदिति की तरह ख्याल रखने वाला वो इंसान हो सकता है उस रिश्ते का। इस तरह से नक्षत्र से प्रेडिक्शन निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये तो सिर्फ एक जनरल बिना दशा चीजें एनर्जी लेवल पे हम आपको सिखा रहे हैं, आगे आपको भी और भी सिखाएंगे। ठीक है, तो मातृत्व क्षमता एक बहुत बड़ा इसमें रोल अपनाता है, जिसमें समझ रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। अब आगे चलते, ये मैंने आपको बता दिया, रिश्ते उसी तरह उस रिश्ते की केयर वो अदिति माँ की तरह करेगा। अब आपको एक और, मैंने आपको हनुमान जी की भी अति मित्र वाली नौतारा से भी आपको सिखा दिया बताना। अब और थोड़ा सा एक पॉइंट आपके लिए मैं और उस पर नोट किया था, वो बताता हूँ। हाँ,
पुनर्वसु नक्षत्र जो था रामचंद्र जी का था, भीष्म पितामह का था, कृष्ण का था, ठीक है। तो कहते हैं पुनर्वसु नक्षत्र वालों को जिनके में शारीरिक विकार, शारीरिक में कुछ चेंजेस हो या शरीर की संरचना में प्रॉब्लम हो, उन लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनो। किसी के भी शरीर में अगर कोई मेजर एबनॉर्मलिटी है, वो इंसान हमेशा पुनर्वसु नक्षत्र वालों के साथ, पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रीजन क्या है? भीष्म पितामह का वध जो है वो शिखंडी के कारण हुआ था। उसकी बॉडी में डिफॉर्मिटी थी कि कहीं ना कहीं बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, यानी किन्नर। अब अगर इसको नौतारा चक्र में देखा जाए तो पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा, अश्लेषा जो है रामचंद्र जी का तीसरा तारा था, यानी विपत तारा था। और अश्लेषा बुद्ध का नक्षत्र है, यानी एक किन्नर नक्षत्र है। यानी कि भीष्म पितामह अगर पुनर्वसु थे तो उनसे जन्म नक्षत्र अगर उनका पुनर्वसु था तो संपत नक्षत्र होगा पुष्य और विपत नक्षत्र होगा अश्लेषा। अश्लेषा आप सबको पता है कि वो एक किन्नर बुद्ध का नक्षत्र है, तो उनका नुकसान या उनका जो है विपत्ति उनको एक किन्नर, एक स्त्री, आधा पुरुष मानते थे वो शिखंडी को, उसके द्वारा ही। उसी प्रकार बॉडी डिफॉर्मिटी के कारण आप ये समझो कि रामचंद्र जी को भी मंथरा के कारण, मंथरा की लगाई वजह, उसके यहाँ पे पीठ में याद होगा ना डिफॉर्मिटी थी, तो मंथरा की बदमाशी के कारण रामचंद्र जी को राजपाट छोड़ के जाना पड़ा वन में। तो समझिए, तो ये हिडन कोड की एनर्जी है, तो किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन जब माइथोलॉजिकल स्टोरी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको मैंने, तो आप में से अब जैसे अब छोड़ दो, मान लो आपका तो कोई प्लैनेट पुनर्वसु में नहीं है, या मान लीजिए आपका मंगल पुनर्वसु में है, तो अगर मंगल क्या है, भाई का कारक है या प्रॉपर्टी का कारक है, तो आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपको किसी ऐसे आदमी, कोई किन्नर टाइप का आदमी, या किसी का बॉडी डिफॉर्मेशन हो, बॉडी में कोई अंग भंग हो, कुछ सूजन हो, कुछ निकला हो, तो ऐसे आदमी से अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करिए। नहीं तो है, कष्ट होगा आपको। बिल्कुल सिंपल। देखो एस्ट्रोलॉजी हम जब आपको सिखाते हैं तो हम आपको हमेशा एक चीज सिखाते हैं कि यू हैव टू बहु अर्थ लगाना आपको आना चाहिए। जितनी लंबी आपकी सोच और उड़ान होगी उतना अच्छा आप प्रेडिक्शन कर पाओगे। अब ये कोई ऋषियों ने कहीं लिखा नहीं है कि पुनर्वसु नक्षत्र वालों को अपनी चीज को किससे बचाना है, लेकिन आप अगर पुरानी स्टोरीज को ध्यान से तसल्ली से, इसका क्या मतलब है, क्या ऐसा हो सकता है और क्या हो सकता है, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस कारण से ये चीज ऐसे हो रही है। प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण भीष्म पितामह जो थे हस्तिनापुर सिंहासन के प्रतिज्ञाबद्ध थे, अपनी बेचारी जो है बहू का जो है चीरण होते देखा, कष्ट हुआ होगा ना। तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए प्रतिज्ञा बहुत खराब चीज होती है। परशुराम का ले लो, परशुराम भी पुनर्वसु नक्षत्र थे। अपने पिता के कहने से पितृभक्त होने के कारण, यानी कि ये लोग जरूरत से ज्यादा पितृभक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि राजा शांतनु के लिए बेचारे ने जीवन भर मत्स्यगंधा से शादी हो जाए, इससे तो उसने कहा कि मैं बच्चे ही नहीं पैदा करूंगा, राजगद्दी की तो बात बाद में आएगी, आपके बच्चे ही राजा बनेंगे। रामचंद्र जी ने क्या कहा? पिता के लिए, दशरथ महाराज के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पितृभक्त। परशुराम ने अपने पिता के कहने पे अपनी सगी माँ की गर्दन काट दी। अब इससे ज्यादा आपको मैं क्या एग्जाम्पल दूंगी, पुनर्वसु नक्षत्र वाले कितने पितृभक्त हो, ठीक है। लॉजिक लगाओ, सोचो, तो आपको हर चीज में ऐसे यूनिक सोल्यूशन करना सीखोगे आप कि आप कहोगे कि हाँ नक्षत्र ही सब कुछ है, राशि भाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इसी से पूरा जिंदगी का तार तार कर दोगे आप किसी का भी, ठीक है। हम वो विद्या आपको देना चाहते हैं। अब इन तीनों से आपने सीखा क्या? इन तीनों से प्रेडिक्शन क्या सीखा? यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र वाले जब धर्म की बात आएगी तो किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में ये बेचारे फंसे होंगे कि ये धर्म का साथ दे नहीं पाएंगे। तो क्या भीष्म पितामह ऐसी प्रतिज्ञाबद्ध फंसे थे, सिचुएशन ऐसी थी कि बेचारे चाह कर भी दुशासन और दुर्योधन को रोक नहीं पाए, अपने सामने अनहोनी घट गई। तो जब एक्सट्रीम कंडीशन आती है तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों के सामने ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि वो अंदर से जानते हैं कि ये गलत है लेकिन बोल नहीं पाएंगे। न रामचंद्र भी जानते थे मंथरा कि गलत है, इसमें कोई दम नहीं है, और भरत आएगा तो बवाल काट देगा यहाँ पे आके, फिर भी बोल नहीं पाए। उसी प्रकार परशुराम जानते हैं कि मैं अपनी सगी माता की गर्दन काट रहा हूँ, पिता के कहने पे गलत है, मजबूरी
ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है पुनर्वसु की, लगा लेना अपने अपने जीवन में। जब कभी धर्म की बात आई होगी, ये तो 3 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, कि अगर पिता और माँ की लड़ाई होती होगी और पिता अगर थोड़ा सा रौद्र रूप लेते होंगे तो तुम बोल नहीं पाते होंगे, मजबूरी में तुम्हें माँ के अगेंस्ट बोलना पड़ा होगा। तो ऐसे कई सारे शेड्स में लाइफ के लगाना तो तुम्हें जवाब मिलेगा कि पुनर्वसु होने के कारण क्या क्या तुमने लाइफ में फेस किया है। ठीक है, अब एक और चीज बताते हैं बहुत बढ़िया। पुनर्वसु नक्षत्र वालों के साथ जो एक सबसे बड़ी बात होती है, जो आजकल के प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, वो है शादी। तुम किसी का भी 7th लॉर्ड या लग्न चंद्रमा पुनर्वसु में देखो, तुम आंख बंद कर प्रिडिक्शन कर दो, आंख बंद करके। हम तुमको वरदान देते हैं कि कभी जल्दी गलत नहीं जाएगा, तुम्हारा हमेशा ऊपर वाला साथ देगा। तुम पुनर्वसु नक्षत्र वाले के लिए प्रिडिक्शन कर दो कि तुम्हारी शादी में शर्त है, पत्नी कहती होगी सरकारी नौकर होगे, ससुर ने कहा होगा तब तुमसे शादी करेंगे, उस होटल में बुकिंग करोगे, शादी वहां से होगी तो है शादी होगी, या इतने रुपए या ये वाली गाड़ी होगी। कहीं ना कहीं पुनर्वसु नक्षत्र वालों की शादी में कोई ना कोई शर्त जरूर होती, कंडीशन अप्लाई। मतलब शादी जब करने जाओगे पुनर्वसु वालों तो कंडीशन अप्लाई। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी की शादी कंडीशन अप्लाई में हुई थी। धनुष तोड़ोगे तो शादी होगी, नहीं तोड़ोगे तो नहीं होगी। अब लगा लो तुम लोग अपने अपने चार्ट में, तुम्हें और हम तुम्हें बता दें, ज्योतिष में अगर 70% रिजल्ट मिलता है तो दैट इज 100%। आजकल अगर 70-80% भी तुमको 80 लोगों में 100 से पूछा और 80 ने कहा कि हाँ हमारी शादी में ये था कि भाई इतने बजे अगर इस होटल से या ये चीज या ये मिलेगा या ये कपड़े पहनेंगे, तो कोई ना कोई शर्त जरूर इन्वॉल्व होती है इनकी शादी। राइट, लगा लेना फिर मुझे बताना। ठीक है, ये अब सबसे इसके बाद हमारे पास मुद्दा आएगा। ये मैंने आपको बहुत छोटे से, मतलब मेरे पास तो समझ लो 1 हफ्ते तक लगातार पुनर्वसु पढ़ाने की क्षमता भी है, लेकिन समस्या क्या है, अभी हम इसके पेड़ पे, इसकी चिड़िया, इसके बर्ड, इसके एनिमल पे नहीं, अभी हमने क्या किया, पुनर्वसु की देवता लिए और 1-2 जगह सिंबल लिया और 1-2 जगह गुरु को लिया और पुनर्वसु के नाम को लिया और पुरानी स्टोरी से इतनी देर में इतनी तरह के प्रेडिक्शन आपको करके दिखाए। लेकिन जब हम अभी इससे क्या करेंगे, इसका पुरुषार्थ बाकी है, इसका वर्ण बाकी है, इसका गण बाकी है, इसका एलिमेंट बाकी है, इसकी त्रिमूर्ति बाकी है, इसके जो है एनिमल, बर्ड, ट्री, औषधि, पेड़, बहुत कुछ बाकी है। तो इतना सब कुछ कर रहोगे तो सोचो कि आपकी प्रेडिक्टिव एबिलिटी इन सबको जोड़ने के बाद किस लेवल पे पहुंची। अब आ जाते हैं सबसे अहम मुद्दे पे। चंद्रमा नॉर्मली आपको जो लोग सिखाते हैं एस्ट्रोलॉजी, वो पुनर्वसु, चंद्रमा पुनर्वसु में है तो आपको ये होगा ये बता देते हैं, कि ऐसा नहीं है। आपको 7 प्लैनेट, सॉरी 9 के 9 प्लैनेट पुनर्वसु में है तो क्या रिजल्ट हो सकता है। और वो ऑब्वियस सी बात है, मिथुन राशि और कर्क राशि 12 में से किसी भाव में कहीं भी पड़ सकती है भाई। 3 और 4 नंबर की राशि तो कहीं पर भी पड़ सकती है ना, तो वो भी तो आपको जोड़ना आना चाहिए कि मान लो मंगल जो है 7म भाव में मिथुन राशि में बैठा हुआ है, तो पुनर्वसु में बैठा है, मान लो पुनर्वसु में, लेकिन 7म भाव। तो अब यहाँ पे पुनर्वसु का रिजल्ट 7म भाव और मंगल और 7th हाउस से कंबाइंड होके करने की क्षमता जब तक आप डेवलप नहीं करोगे तो ठीक है, नक्षत्र हम आपको जितना सिखा देंगे उससे आप स्टनिंग प्रेडिक्शन तो मार दोगे, तो बोलोगे वो आदमी सामने वाला ना नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बढ़िया एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, इसीलिए हमने लड़ झगड़ के डिस्नी स्टार पे 6 महीने का कोर्स एक लाए थे, जिसमें हमने सिर्फ 60 दोस्तों से परिचय कराया था आपका। यानी कि 12 राशि, 12 हाउसेस, 12 नवग्रह और 27 नक्षत्र। हमने कहा ये 60 कुछ अच्छे से सीख लोगे तो फिर इनके कॉम्बिनेशन, फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन बनाना तो इजीएस्ट वे है। क्योंकि अब अगर हम तुम्हें फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन बनाना सिखाएंगे पुनर्वसु का, तो पुनर्वसु का फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन में पता है कितनी चीजों से बनना पड़ेगा, 12 राशियों से, 12 भाव से और 9 ग्रह। यानी अगर इन सबके सबसेट निकालोगे तो लाखों करोड़ों जाएंगे। करोड़ों सबसेट तो हम तुमको करोड़ों 10 साल में भी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए हमने कहा था कि उनको अलग अलग ना करके हम तुमको अलग अलग इन सबकी ऊर्जा 60 लोगों की सिखा दें, तो तुम खुद इनको जोड़ के बनाने में सक्षम बनो। कि वो हमारी बात किसी के आधे लोगों के ऊपर से गुजर के सब समझ रहे हैं कि तुम लोग जो है खाली प्रेडिक्शन सीखने आते हो, जड़ या आत्मा नहीं सीखना चाहते हो। कर कोई बात नहीं, अभी हम वापस पुनर्वसु पे आ रहे हैं। अब देखो कैसे प्रेडिक्शन करना है। मान लो किसी के प्रोफेशन का तुम्हें ध्यान देना है, तो उसका प्रोफेशन पुनर्वसु से गवर्न होना है, तो कैसे होना है। तो अभी हम ये नहीं उस पे नहीं जा रहे हैं कि पुनर्वसु
क्योंकि मिथुन और कर्क राशि के आधे आधे हिस्से में होता है। पुनर्वसु अगर इतना बड़ा है तो इतना पार्ट जो है वो मिथुन में होता है और एक छोटा सा पार्ट कर्क में होता है। अब अगर हमें किसी का प्रोफेशन जानना है और तो हमें देखना है, मान लो किसी का 10th लॉर्ड, मान लो किसी का 10th लॉर्ड और शनि क्योंकि कर्म का प्लैनेट है, और शनि या तो शनि या 10th लॉर्ड या 10th लॉर्ड और शनि दोनों पुनर्वसु के मिथुन वाले पार्ट में बैठे। जब मिथुन वाले पार्ट में बैठे, हम यहाँ पे नौमांश अभी हमने तुमको नहीं पढ़ाया है जो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन हम टेक्निकल पार्ट आज नहीं टच करेंगे, हम तुम्हें जनरल पे ले चलते हैं। तो अब जब पुनर्वसु की तुम्हें मैंने लगभग कुछ क्वालिटियां बता दी, अब शनि और 10th लॉर्ड जब पुनर्वसु में आया है तो मिथुन क्या है? मिथुन ड्वेल साइन है, जोड़े का साइन है, लोगों से मिलना जुलना, कम्युनिकेशन। तो ऐसा आदमी जो है कम्युनिकेशन करके लोगों से मिलना जुलना, लोगों को एक ही जगह पे लाना, अपने एडिटिंग, और उसमें भी जैसे कि पुरानी चीजों को ठीक, जैसे कि मान लो कोई आपका सॉफ्टवेयर गड़बड़ा गया तो ऐसा आदमी क्या करेगा, पूरी पुनर्वसु है ना, उसको दोबारा जिंदा करना है। तो मिथुन राशि के डोमेन लेने हैं तुम्हें, तो मिथुन राशि क्या है? तो मिथुन राशि में क्या है? कम्युनिकेशन है, डेटा है, कम्युनिकेशन है। तो ऐसे लोग न्यूज, पुरानी न्यूज को से नया बना के उसको प्रेजेंट करना, इस तरह के जॉब कर सकते हैं। बाकी तो भाव की और चीजों की क्वालिटी भी इसमें जुड़ेगी। पुनर्वसु के जितने भी ट्रेड हमने आपको बताए दोबारा स्टैब्लिश होने, यानी कि शुरू में इनके करियर में संघर्ष होगा, उसके बाद ट्रैवलिंग होगी। अब ये हाउस का रिजल्ट तो क्योंकि ये पता नहीं किस हाउस में हो रहा है, तभी हम सिर्फ मिथुन के रिजल्ट ले रहे हैं। तो मिथुन क्या है? मिथुन छोटा भाई है, मिथुन जो है हमारा पराक्रम है। तो इसका मतलब इनको अपने करियर में शुरुआती दिनों में, क्योंकि पुनर्वसु पहले मेहनत करता है बाद में स्टैब्लिश होता है, तो शुरुआती दिनों में पराक्रम करना पड़ेगा। एग्जैक्ट के लिए, एग्जैक्ट किसी के भी चार्ट में हाउस और पुनर्वसु में जो प्लैनेट है वो मिथुन वाले हिस्से में है या कर्क वाले हिस्से में, ये जब आप डिसाइड कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से चीजों को बता पाएंगे। अब किसी का मान लो सप्तमेश जो है मिथुन में पुनर्वसु में आ गया, तो सप्तमेश यानी कि मैरिज का प्लैनेट, पार्टनरशिप का प्लैनेट, तो इसका मतलब उसकी एक तो जल्दी हो सकता है, अगर और पाप प्रभाव हुआ तो शादी होगी नहीं, और अगर शादी हो गई तो उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये नेचुरल ऊर्जा है। लेकिन इससे ये मतलब मत निकाल लेना कि सभी सप्तम जिनका 7th लॉर्ड या जिनका पुनर्वसु एक्टिवेटेड होगा उनकी शादी नहीं होगी। उस पर कंडीशन अप्लाई है कि उसमें पाप ग्रह देख रहे हैं, शुभ ग्रह देख रहे हैं, अच्छे, फिर 7th का लॉर्ड किस पोजीशन में है, मतलब पुनर्वसु में तो आ गया, तो वहां पे उसकी डिग्निटी क्या है, बहुत सारी चीजों को जोड़ घटा के तब आप एक अच्छा प्रेडिक्शन कर पाओगे। लेकिन ये सब महीन बातें हैं। सबसे पहले माइथोलॉजिकल स्टोरी से अगर आप ग्रहों की पुराने जो पहले चीजें हुई हैं उनको अगर आज के समय में जोड़ना सीख लोगे तो विश्वास मानो, जो भगवान का नाम लेके बोल दोगे, नक्षत्र अपनी ऊर्जा से मिस नहीं करता शॉर्ट कभी, तो लगेगा जरूर। थोड़ा बहुत दाएं बाएं चेंज हो जाता है समय के साथ कि एग्जैक्टली आप पहली बार में वो चीज ना बोल पाओ, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप चार्ट की झलक देखते ही नक्षत्र लेवल पे जान जाओगे ये नक्षत्र ऐसे मैनिफेस्ट कर रहा है। अब एक चीज और समझ लो, मान लो किसी के पुनर्वसु नक्षत्र में प्लैनेट नहीं भी है तो भी क्या होगा। अब जैसे मैंने आपको एक पिक्चर भेजी, अब देखिएगा बड़ा ध्यान से, आपको बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ। अरे अजय सर आपसे रिक्वेस्ट है, हमने आपको एक पिक्चर भेजा था वो लगा दीजिए सबके लिए। हाँ सर 1 मिनट दीजिए बस। हाँ नो प्रॉब्लम। तो आपको हम दिखाते हैं कि बीमारी कैसे पकड़ी जाती है नक्षत्र से, या कैसे आप देखोगे, ठीक है? हाँ सर ठीक है। हाँ बस सर अभी आ जाए फिर मैं बताऊँ। अब देखिए ये पिक्चर है, आप लोग इस पिक्चर को इनलार्ज करो। अब इस पिक्चर में देखो नाक का जो पोर्शन है वो पुनर्वसु दिखा रहा है, ठीक है? तो अब आप समझ लो मंगल और केतु जो है दुर्घटना के कारक हैं। जब भी मंगल केतु पुनर्वसु से संबंध बनाएंगे आपकी नाक में प्रॉब्लम होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। चोट लग सकती है, कार्टेज डिसलोकेशन हो सकता है, नाक में फोड़ा फुंसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब ज्योतिष जानने का सबसे अच्छी बात यह है कि आप समय से पहले अपना इलाज कर लें। दूसरी चीज, अब मान लीजिए चंद्रमा पुनर्वसु में जिस महीने भी आएगा और चंद्रमा अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो आपका चंद्रमा जैसे ही पुनर्वसु में 2.5 दिन रहेगा आपकी नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो चंद्रमा जल का कारक है, ठीक है? किसी का पुनर्वसु में सूर्य है और सूर्य पे राहु की दृष्टि है, उसकी आए दिन नक्सीर फूटेगी, यानी जिसको बोलते हैं नोज ब्लीडिंग,
क्यों? क्योंकि मंगल भी खून का कारक है, मान लो मंगल है, राहु है। अब अगर मंगल आपकी नाक पे बैठ गया, पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ गया, और वो पोर्शन आपका और वो पाप प्रभाव में आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है आए दिन नाक से खून टपकेगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में भाई? इतना इजी, अब इससे ज्यादा इजी मैं आपको क्या समझा सकता हूँ कि पुनर्वसु नक्षत्र नाक को बताता है। अब अच्छे में आ जाऊं, अब मान लो पुनर्वसु नक्षत्र में ऐसी जगह आ जाए जो डॉक्टरी दिखाता है, नाक पुनर्वसु नक्षत्र ऐसे हाउस में पड़ जाए, छठे भाव में पड़ जाए, और वहां पे अच्छे प्लैनेट बढ़ जाए, शुभ ग्रह हो जो आपकी कुंडली के, तो आप नाक के स्पेशलिस्ट, नाक कान गले के स्पेशलिस्ट बन जाओगे, ईएनटी स्पेशलिस्ट बन जाओगे। अब इतना अगर आप नहीं सोच सकते हो तो फिर हम आपको नक्षत्र कैसे सिखाएंगे? थोड़ा तो आपको इमेजिनेटिव और क्रिएटिव होना पड़ेगा हमारे साथ पढ़ने के लिए। और मैं आपको बता दूं, मेरी टीचिंग कभी भी शैलो पीपुल्स के लिए नहीं है। मेरी टीचिंग हमेशा उनके लिए है जो ज्योतिष का मर्म जानना चाहते हैं, ज्योतिष की आत्मा को छूना चाहते हैं। I don't teach people who want to become a parrot or a joker, those who are happy with only doing prediction. मैंने अपने जीवन में प्रिडिक्शन करना कभी नहीं सिखाया है। मेरी हर लाइन प्रिडिक्शन है, पकड़ पाओ तो पकड़ो, जिसका जितना है आंचल यहाँ, उसको सौगात इतनी मिलेगी। 1000 बार मैं बात बोल चुका हूँ आप लोगों को पहले, तो क्या चिंता की बात है? पकड़ो, सीखो, तो टेक्निक तो सीखो, 10,000 प्रेडिक्शन खुद निकाल पाओगे। तुम लोग क्या करते हो, मेरे ऊपर प्रेशर डाल दो कि मैं तुम्हें 100 तरह की चीजें बता दूं, वो तुम लोग रट लो, कुछ नहीं होगा उससे। खाली जैसे कि बुलबुला उठता है ना पानी में और वो बैठ जाता है, बस वैसे एस्ट्रोलॉजर बनोगे, साल 2 साल के लिए उछलोगे, बुलबुले के शांत हो जाओगे। लेकिन अगर सुनामी बनना है तो मेरी टेक्निक को ही फॉलो, मेरी परंपरा की टेक्निक को फॉलो करो, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें कितनी अकल लगाने की बात है? कौन सा मैंने तुम्हें ऐसी चीज बता दी जो टेक्निकल है? अरे पुनर्वसु नाक है, अब नाक, अब जैसे तुम समझो, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा किसी यार इसकी यार नाक बड़ी तेज है, ये यार कोई भी चीज उसे सूंघ लेता है, तो यानी कि नाक पे ऐसा कौन सा प्लेनेट बैठा दे तो कोई भी चीज को, कुत्ते की नाक बड़ी तेज होती है, या कुत्ते को मतलब, तुमने सुना होगा एक मुहावरा है, यार इसकी नाक बड़ी तेज है, जैसे कुछ हम लोग प्लान करते हैं, ये पहले से इसको हवा लग जाती है, ये सूंघ लेता है। तो ऐसे तुमको हजारों सिचुएशन में इस पुनर्वसु और नाक को लगाना है, यार ये मेरी नाक का सवाल है, यानी कि नाक पे गुस्सा बैठा है। अब ये मुहावरों में जोड़ो, यानी कि पुनर्वसु में कौन सा प्लेनेट बैठा दे नाक पे गुस्से का कारक हो, गुस्से का कारक कौन सा प्लेनेट है? लड़ाई झगड़े का। ऐसे जब तुम 1000 चीजें, नाक के जितने मुहावरे हैं सब ले आओ पुनर्वसु में जोड़ दो। जो नाक का स्प्रे लेते हैं, नाक में बाली पहनना, यानी किसी का पुनर्वसु अगर जो है, पुनर्वसु में अगर किसी का गुरु हो, नाक में सोना होगा उसके, क्यों? क्योंकि सोना मेटल है, गुरु की मेटल है सोना। ऐसे 1000, लेकिन ये तुम लोग तब कर पाओगे जब तुम लोग वेल रेड होगे, हर चीज के कारक जानोगे। तुम लोग कहते हो ना कि सर जो है यार कारक के पीछे पड़े रहते हैं, स्लो पढ़ाते हैं, लेकिन कारक जब जानोगे तो कुछ भी जोड़ लोगे मेरे भाई और मेरी प्यारी बहनों। क्या बड़ी चीज मैंने सिखाई, एक जनरल छोटी छोटी चीजों को जोड़ के स्टनिंग प्रेडिक्शन में तुम्हें सिखा रहा हूँ। नाक 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 ड्राई है, नाक में जो है बहुत हार्डनेस आती है, शनि संकुचन का कारण है। पुनर्वसु में शनि बैठ जाए, नाक में हमेशा जमा रहेगा, हमेशा सांस ठीक से जाएगी नहीं। शनि वायु का कारक है, वायु उसको अब तुम किसी के शनि को पुनर्वसु में देख के बोल दो कि तुमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो कहेगा भाई साहब ये भी लिखा है क्या मेरे चार्ट में? अरे मैंने हजारों बार ऐसा कि मैंने लोगों प्रेडिक्शन के लोगों, अरे भाई साहब ये भी लिखा है क्या चार्ट में मेरे? अरे हाँ ये भी लिखा है तुम्हारे चार्ट में। तो ये सीखो, टेक्निक सीखो, राइट? तो बहुत कुछ है मित्रों। मेरी क्या है ना, हम तो नक्षत्र में तुम लोगों को इतना उस लेवल पे देखना चाहते हैं कि कम से कम हमें खुशी हो कि हमने दिल से, और तुम लोग ध्यान रखना, मैं जब पढ़ाता हूँ तो पूरी एनर्जी, पूरे मन से पढ़ाता हूँ और चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनो, तोता ना बनो। लेकिन मैंने एक चीज, मुझे बड़ा सॉरी फील करता हूँ कि तुम सब तोता ही बनना चाहते हो। मैं मेरे लिए बहुत, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, मेरे लिए सबसे ईजी है कि मैं 500 स्नैपशॉट प्रेडिक्शन लिख के तुम्हें दे दूं और तुम लोगों से पैसा लेके यहाँ चला जाऊं, लेकिन वो मेरा और मेरी परंपरा का उद्देश्य नहीं है। सॉरी, अगर उस तरह की तुम में से किसी को पढ़ाई करनी है तो फिर प्लीज, मैं वो टीचर नहीं हूँ जो पढ़ाऊंगा, फिर उसके लिए तुम्हें कोई और टीचर ढूंढना पड़ेगा। राइट सर? तो अजय सर, ये मेरा छोटा सा पुनर्वसु के बारे में एक 10% एक्सप्लेनेशन था। बाकी मैं चाहता हूँ कि अगर इनमें से किसी लोगों को सवाल, किसी को देखा हूँ। आवाज आ रही सर आपको? आ रही सर। मैंने बहुत दिन के बाद असली जिज्ञासु को देखा हूँ, इतने दिन बाद, 4 महीने के बाद। अरे नहीं सर। आप मुझे दीजिए, फिर चालू करते। जिनके डाउट हैंड रेस कीजिए। अच्छा अजय सर, क्या 3-4 मिनट का ब्रेक दे पाएंगे? 3 मिनट आप ले लीजिए ब्रेक लीजिए। सो नाइस ऑफ यू सर।